नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और सिनेमा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा हम सभी के दिलों के बेहद करीब है और यही वजह है कि हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं सिनेमा की दुनिया की सारी हलचल, सारी खबरें। इस वक्त भारतीय सिने इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय फिल्में, भारतीय कंटेंट धूम मचा रहे हैं। तो आइए देर कैसी, शुरुआत करते हैं आज के अंक की। एक रंगकर्मी, अभिनेता, निदेशक, संगीत निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक भी। हम बात कर रहे हैं चित्तरंजन त्रिपाठी की, जिन्होंने शुरुआत की एनएसडी से रंगकर्मी के तौर पर, फिर उड़िया सिने इंडस्ट्री का रुख किया और आज हम सभी के दिलों के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी लगातार दमदार किरदार निभा रहे हैं। सेक्रेड गेम्स का इनका किरदार शायद ही दर्शक कभी भूल पाए, लेकिन ऐसा क्या है जो लगातार चित्तरंजन को उत्साहित करता है? आगे की क्या योजना है और किन अलग अलग किरदारों में वो हमारे सामने आएंगे? हमने जाना सीधे उनसे की खास मुलाकात चित्तरंजन त्रिपाठी से। आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, निर्देशक और अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में सिनेमा के चाहने वालों को दी हैं, सिनेमा प्रेमियों को दी हैं और ख़ास तौर पर दर्शक सेक्रेड गेम्स में किए उनके किरदार को कभी नहीं भुला सकते। दर्शकों का बेहद प्यार मिला इस किरदार को, त्रिवेदी के किरदार को। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में सर आपका। अब आप इस एनएसडी के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। कैसा अनुभव होता है जिस संस्थान से आप पढ़े, जिसमें आपने सीखा, अब उसी संस्थान में आकर आपको सिखाने का मौका मिल रहा है? ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी एक स्वर्णिम इतिहास है और एक ज़बरदस्त लेगेसी है इतने सालों की। अब उस लेगेसी को आगे लेके जाने के लिए और उस स्वर्णिम इतिहास को बरकरार रखते हुए नया इतिहास की तरफ इंस्टीट्यूट को लेके जाने के लिए जो एक उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, वो अपने आप में देखा जाए तो रोमांचक भी है और काफ़ी आपके अंदर की जो पैशन को जगाता भी है। हाँ, एट द सेम टाइम बोझ भी लगता है कि हाँ, बोझ मतलब दायित्वों का, वही दायित्वों का बोझ लगता है, क्योंकि खरा उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे महान लोग यहाँ से अपने कदम का जो क्या कहते हैं इम्प्रिंट्स छोड़ के गए हैं। तो उस सब को देखते हुए थोड़ा सा बोझ तो नहीं, एग्जैक्टली बोझ तो अच्छी बात है, बट थोड़ा कभी नर्वस हो जाता है इंसान की, मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस। सर, अब आप जब एनएसडी में हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए और किस प्रकार सिनेमा को और भी ज़्यादा अच्छे एक्टर्स मिले? हाँ, सिनेमा के साथ एनएसडी का एक बहुत गहरा रिलेशन रहा है, बट एनएसडी मूलतः जो है भारतीय रंगमंच के लिए काम करता है और भारतीय रंगमंच को कैसे हम बहुत आगे लेके जाएं, उसके ऊपर एनएसडी काम करता है। उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जहाँ तक रहा अभिनय का सवाल है मंच पर और सिनेमा पर, इसमें एक मैग्नीफिकेशन एक इशू है, मैग्नीफिकेशन का ही एक सवाल आ जाता है। बाकी जो क्राफ्ट और स्किल जिस हद तक जाकर एनएसडी प्रशिक्षित करता है अपने विद्यार्थियों को, ये अपने आप में बहुत ही कमाल है और सराहनीय है। और उस वजह से हमारे लोग जब जाते हैं अपनी एक दुनिया वो बना लेते हैं। छोटे रोल करते हुए भी लोग कहते हैं कि यार ये एक्टर अच्छा लग रहा था। बड़े रोल जब आ जाते हैं, बड़े बड़े जो कलाकार बन जाते हैं, उनकी तो बात क्या कहने। मैं उन किरदार करने वालों की भी बात कर रहा हूँ, उनको भी लोग सराहते हैं, जिसके पीछे इस एनएसडी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ का प्रशिक्षण का, यहाँ के जो माहौल का बहुत बड़ा हाथ है। सर, आप लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो उसमें भी आपने बहुत ही ख़ास करके दिखाया है। वर्सेटाइल, बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया और हर क्षेत्र में आपने सफलता हासिल की। तो कैसे आप इतना कुछ कर लेते हैं और क्या कभी आपको ये नहीं लगा कि नहीं, इतने सारे क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाना चाहिए? जैसे कि जनरली लोग कहते हैं कि एक क्षेत्र को पकड़ो और उसमें अच्छा करके दिखाओ। नहीं, वो भी ठीक है, एक क्षेत्र पकड़ो और उसी में अच्छा करके दिखाओ। और ये भी ठीक है, अगर ऊपर वाले ने मुझे अगर कोई हुनर दिया है और उसको एक्सप्लोर करने का मौका भी ऊपर से ही मिल रहा है, मतलब इंसान तो क्या करेगा, वो तो एक बस पपेट है। जो डेस्टिनी कहिए या प्रकृति कहिए या भगवान कहिए, तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आप चलते हो।
और अगर गिरते भी हो तो वो भी शायद लिखा हुआ था कि आपको गिरना था, फिर उठते हो, फिर चल पड़ते हो। तो जो हुनर भगवान ने दिया है, जो संभावनाएं दी है, उसको तराशने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए अगर कोई मौका भी भगवान देता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे, क्योंकि मैं हर तरह से जैसे संगीत करता हूँ, तो संगीत में मैंने विधिवत रूप से मेरे जो संगीत गुरु स्वर्गीय भास्कर चंद्र दास जी हैं, उनसे सीखा था। उड़ीसा से 8 साल सीखा था। यहाँ आया तो स्वर्गीय करण जी के वर्कशॉप में अचानक कुछ जगह कि कैसे थिएटर म्यूज़िक में हम कैसे म्यूज़िक को ला के कैसे कथा को आगे बढ़ा पाएंगे, नरेट कर पाएंगे, स्टोरी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी होती रही। तो करते करते लोगों ने कहा कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो लगा कि करते हैं। अभिनय में, क्योंकि प्रशिक्षण मुझे अभिनय में मिला यहाँ से, तो अभिनय चल रहा है। मेरे फादर पाला गायक थे, जो उड़ीसा में एक फॉर्म है, तो गाहाण होते थे, मेन सिंगर होते थे, तो वो भी डीएनए में कहीं ना कहीं है। तो ये सब है, ईश्वर की कृपा है, चल रहा है। और अगर ईश्वर मुझे ये निर्देश मिले मुझे कि मुझे केवल यही करना है, तो शायद उस समय पर मैं वही करूँगा। ऐसा भी किया है, जैसे मैं अभिनय करता हूँ फिल्मों में, तो मैं अपना दिमाग थोड़ी लगाता हूँ, अभिनय ही करता हूँ। तो और जितने फिल्मों में मैंने डायरेक्ट किया म्यूज़िक करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पास साधन नहीं होता है, हमारे बड़े स्टूडियो प्रोड्यूसर कोई नहीं होता है। तो हमें कुछ करना है, अच्छा करना है, केवल पैशन है, तो किसी को हम हायर नहीं कर पा रहे हैं, 5 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम करो, मैं करता हूँ। सर, आपने 2007 में अपना करियर उड़िया फिल्म से स्टार्ट किया और पहली ही फिल्म ने एक तरह से धमाल मचा दिया। 3 राज्य पुरस्कार इस फिल्म को मिले। कहते हैं कि जब सफलता मिलती है तो घमंड आ जाता है। आपको तो शुरुआत में ही सफलता मिल गई, तो क्या घमंड जैसी कोई चीज़? नहीं, घमंड इस फील्ड में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक सिनेमा में मैंने धौली एक्सप्रेस वहाँ किया, हमें 5 अवार्ड मिले थे, स्टेट अवार्ड। लेकिन मैं जब दूसरी फिल्म करूँगा, मेरा स्ट्रगल उतना ही है कि क्या मैं तो एज अ डायरेक्टर जब मैं प्ले भी किया, वैसे ही प्रथम नहीं था, बट प्रथम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल प्ले था ताजमहल का टेंडर, जो एनएसडी रेपेटरी के लिए मैंने किया था। तो वो आज 25 साल कंप्लीट हो गया उस प्ले का। अद्भुत है कि 25 साल परमात्मा ने कैसे उस नाटक को चला दिया। लोग आज भी, शो होता है, हाउसफुल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन घमंड नहीं होता है। उससे और डर लगता है कि अगर इतना दर्शक ने इतना प्यार दिया है, क्या अगली बार हम खरा उतर पाएंगे उनके सामने? क्योंकि एवरी टेक्स्ट इज़ डिफरेंट, कंटेंट इज़ डिफरेंट, एवरी फिल्म, एवरी प्ले इज़ डिफरेंट। सो वहाँ पे फिर कैसे आप करेंगे? तो बहुत बड़ा एक संघर्ष भी होता है। या तो घमंड कर लें, या फिर संघर्ष करें कि अच्छा करने की कोशिश करें। तो घमंड तो क्या है? सर, आपने 50 से अधिक नाटक किए हैं और नाटक रंगमंच का सिनेमा में हमने देखा है बहुत बड़ा रोल रहा है। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं रंगमंच को सिनेमा की दुनिया के लिए? देखिए, हम आज भी सिनेमा में देखते हैं स्क्रीन प्ले। सो एंड ऑफ द डे इट इज़ अ प्ले इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। यहाँ हम करते हैं प्ले, सो इट रिमेन्स द सेम। टेक्निकलिटीज़ जुड़ जाती है, और सिनेमा क्योंकि काफ़ी करीब है रियलिज़म से या नेचुरलिज्म से, तो आप अगर झरना दिखाना चाहते हो, झरना आप ले सकते हैं, मंच पे नहीं ला के आ सकते हैं। लेकिन मंच पे जिक्र हम करते हैं, उसको क्रिएट भी करते हैं, उसको इस तरह से क्रिएट करते हैं, दर्शक उसको एक्सेप्ट भी कर जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि स्टोरी टेलिंग में दोनों एक जैसा ही एक जगह पर हैं, और जहाँ टेक्निकलिटीज़ जुड़ जाती है, कैमरा क्योंकि उसमें आ जाता है, इसमें कैमरा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नाटक तो लिखेंगे, एक स्क्रिप्ट फिल्म के लिए भी लिखेंगे, नाटक के लिए आप कास्टिंग करेंगे, फिल्म के लिए कास्टिंग करेंगे, रिहर्सल करेंगे, वर्कशॉप फिल्म वाले कहते हैं उसको, रिहर्सल करेंगे। उसके बाद सेट बनेगा, हमारा भी बनता है, कॉस्ट्यूम बनेगा, हमारा भी बनता है। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई ब्लॉकिंग होगा, आप इधर से आएंगे, ये होगा वो होगा, वहाँ भी होता है। उसके बाद जुड़ जाता है, हम उसके बाद सीधा एक अनएडिटेड फॉर्मेट में, नॉन स्टॉप फॉर्मेट में लोगों के सामने 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए चले जाते हैं। उसमें आपके पास कैमरा आ जाता है, वो फिर कुछ तरह से उसको शूट करके उसको पिरोने के बाद लोगों के सामने वो लेके जाते हैं। बट एक देयर इज़ अ थिन लाइन प्रॉबेबली, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लोग हवा बनाते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे मुझे कोई एक्टर आके पूछता है, हम यहाँ से एनएसडी से हमें लेंस नहीं पता, मैं उनको बोलता हूँ तुमको लेंस पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपना काम करो। डायरेक्टर बैठा है, वो करेगा, डिसाइड करेगा। तुम्हारा अगर ओएस लगा है, तुम्हारे सामने कोई एक्टर है,
उसके साथ जैसे तुम बात करते थे उसी तरह से तुम बात करो, वो उनका काम है। तुम्हारे लिए कैमरा, जैसे हम ऑडियंस को भूल जाते हैं, सिमिलरली यू हैव टू फॉरगेट दैट ये कैमरा है, उसमें 50 लगा है, 100 लगा है, उससे तुमको क्या लेना देना, करते करते जान भी जाओगे। बट डज दैट एक्चुअली मैटर? आई डोंट नो। मुझे लगता है कि वो मैटर नहीं करता। मेरा किरदार, मेरा वो सिचुएशन मैटर करता है। इवन इन डायरेक्शन, जब डायरेक्ट करता है इंसान, वो क्या यही घमंड लेके बैठता है मेरा कैमरा है, लेंस है? वो सोचता है कि मैं जो पिरो रहा हूँ, मैं जो कहानी कह रहा हूँ, उस कहानी को कैसे मैं बेहतर ढंग से, वो पहले वो देखता है, उसको दिखता है वो पहले, उसके बाद जो है उसको डिसाइड करता है कि मैं कैसे शूट करूँगा, कैसे एडिट करूँगा। अब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे अगर बात करें तो आने वाले समय में क्या दर्शकों को कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, मैंने कुछ OTT प्लेटफॉर्म के लिए, अपलॉज के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, एक रेड चिली की एक फिल्म है, एक इंडी फिल्म है जिसमें अरशद वारसी और जूही चावला जी ये सब हैं, और इसके अलावा 2 और फिल्म, एक फिल्म है नेटफ्लिक्स की 2 पत्ती, और एक फिल्म है उसका नाम अभी टेंटेटिव है इसलिए नहीं बता पाऊँगा, वो है। इस तरह से कई चीज़ें जो अनफिनिश्ड पहले था यहाँ से आने से पहले, वो सब मैंने किया है। तो वो सब काम लोगों के सामने अभी आएगा। जाहिर है दर्शक देखना चाहेंगे और ये इंटरव्यू देखने के बाद और उत्सुकता भी बढ़ जाएगी देखने की। अभी हाल ही में आपने कई फिल्मों में काम किया, जो वेब सीरीज़ में काम किया, आपने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। आपके दिल के करीब किस तरह का किरदार ज़्यादा होता है, हास्य, गंभीर, या किस प्रकार का आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं सब एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रही है। मैं लोगों को बोलता हूँ, ख़ास करके मेरे मैनेजर को बोलता हूँ कि भाई बड़ा छोटा देना वो बॉलीवुड वालों का काम है, वो डिसाइड करते हैं। अब उन्हीं की कृपा रहती है, कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो कोई कहीं से कहीं चला जाता है, किसी के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होती है तो ऐसे ही करते रहते हैं। मैंने उसको, मेरे मैनेजर साहब को बोला है कि ऐसा है, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मुझे अगर जूते स्टैंड के जूता बनने के लिए भी कोई ऑफ़र करता है, मैं वो जूता भी बन सकता हूँ। उतनी कैपेबिलिटी मुझे ड्रामा स्कूल ने दिया है, मेरे टीचर्स ने दिया है, मेरे सीनियर एक्टर्स ने दिया है, मेरे जूनियर एक्टर्स ने दिया है, मैंने देख के सीखा है। मैं वैसे ही जूते स्टैंड का जूता बन के निस्तेज पड़ा रहूँगा। कोई अगर टकरा गया पैर में, हिल के फिर निस्तेज हो जाऊँगा, बट देयर विल बी अ डिफरेंट प्राइस टैग फॉर दैट। तो कोई भी किरदार मिले, हम क्या आपका यही जो लचीलापन है यही आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर आया है? मैं कहाँ ऊंचाई पर, आप मुझे बहुत क्या कहते हैं, ये आपका बड़ापन है, मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई अभी तो शुरुआत ही नहीं हो पाई है। जो परमात्मा ने दिया है, ये गलत फहमी भी हो सकती है कि उस तरह से तो मुझे अभी किसी ने एक्सप्लोर किया नहीं है। तो किसी की कृपा दृष्टि पड़ेगी तो शायद एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कृपा दृष्टि ऊपर वाले की है कि चलती का नाम गाड़ी चल रही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारतीय सिनेमा में हमेशा से ही एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसी एक अभिनेत्री है पूजा भट्ट, जिन्होंने शानदार फिल्में की हैं और एक से बढ़कर एक दमदार किरदार में वो दर्शकों के सामने आई हैं। एक बार फिर पूजा भट्ट दर्शकों के सामने आ रही हैं बहुत ही मजबूत किरदार के साथ है। फिल्म है सना, जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में भी धूम मचा रही है। इस वक्त पूजा भट्ट एक बहुत ही अच्छे समय में है। छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर वो अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। आइए करते हैं पूजा भट्ट से खास मुलाकात, जिसमें उन्होंने दूरदर्शन के साथ अपने विशेष रिश्ते का भी जिक्र किया। सना एक ऐसी फिल्म है जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा रही है, जो कि और इसकी जो मुख्य वजह है वो है इसका दमदार अभिनय और इतने दमदार एक्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा भट्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले बताइए सना के बारे में, ये फिल्म आपके लिए इतनी खास क्यों है? पहले मैं बताऊंगी इस लोगो के बारे में। आई डोंट थिंक कि आज के नए जनरेशन को शायद ये डिटेल पता होगा, मगर मेरी पैदाइश, मैं आई इस दुनिया में एज एन एक्टर थ्रू दूरदर्शन, एंड थैंक्स टू दूरदर्शन, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई थी, मैं काम किया था डैडी, और भट्ट साहब ने उस टाइम पे डिसीजन लिए थे कि नहीं, ये फिल्म मैं दूरदर्शन के लिए ही बनाऊंगा। और लोगों ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में, मगर क्यों?
अगर आप ये फिल्म बना रहे हो और बिटिया को ले रहे हैं तो थिएटर में आनी चाहिए, बिकॉज थिएटर वॉज द होली ग्रेल एंड टीवी वॉज कंसिडर्ड स्मॉल। उन्होंने कहा कि नहीं, दूरदर्शन का जो रीच है ना, मैं चाहता हूँ कि डैडी की कहानी हर घर में जाए और हर फैमिली हिंदुस्तान में देखें। एंड आई थिंक दैट द रीच ऑफ दैट वो हुआ। और तभी आज लोग बोलते हैं कि OTT, तो ऐसे OTT तो हमारे पास, हमारा ओरिजिनल OTT दूरदर्शन है, तो मेरी पैदाइश हुई है थैंक्स टू दूरदर्शन। तो इट्स अ जॉय फॉर मी टू बी टॉकिंग टू यू एंड टू बी बैक हियर अगेन विद सना, क्योंकि मैंने इसीलिए फिल्मों में काम करना चुना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू वर्क लाइक दिस। मैं प्रोड्यूसर बनी एट द एज ऑफ 24 विद तमन्ना, बिकॉज आई फेल्ट कि नहीं, देयर इज अ गैप between art cinema and commercial cinema which we need to bridge. Okay, it's not necessary that an art film will bore you and not move you, and a commercial movie has to be mindless. You have to bridge that gap, and I think Sana वो करती है। and I think the fact कि इफ़ी ने इस फिल्म को चुना है and इतनी dignified तरीके से हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है and is given us our Indian premiere speaks a lot about the intent of IFFI and how, like Sudhanshu said, कि वो इतने inclusive हैं, they are walking their talk, they are picking subjects तो शायद लोग थोड़े uncomfortable सोचें, I mean people who are out there buying might say, oh it's a good film but वो जो but है ना, which hangs in the room, I think IFFI has walked their talk and put this out there and I salute them for that. So I'm hoping कि यहाँ से कुछ आगे कुछ हो। and मेरे लिए I start every film like as if it's my first day. मैं फर्स्ट डे ऑफ सना पे इतनी ही नर्वस थी जैसे मैं डैडी के सेट पे थी, और जिस दिन ये नर्वसनेस चली जाएगी आई थिंक आई विल बी डेड एज एन आर्टिस्ट। वो बट इसलिए आता है जब जो फिल्म है ना वो तीखे सवाल करती नजर आती है या लोगों को कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है, आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात हो रही है, लेकिन बात ज़्यादा हो रही है जो हम सब्सटेंस की बात करें वो शायद कहीं ना कहीं कम नज़र आता है। एक माँ बेटी की कहानी है, किस तरह से आप अगर अपने रोल के बारे में बात करें किस तरह से रिलेट करती नज़र आएँ और उसके अंदर और अपना वो जो पूजा भट्ट का एसेंस है वो डालती नज़र आएंगे। आई थिंक मेरे लिए एक तो द स्क्रिप्ट, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक एवरीथिंग वाज ऑन पेपर, तो ये सुधांशु आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू। हाँ, एक छोटा सा डिटेल था जहाँ पे वो जो लव लेटर की बात होती है कि मैं अपनी माँ को ये छोटे से चिट्स लिख कर भेजती थी अपने खाली खाने के डब्बे में कि माँ आई लव यू वेरी 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 मच, एंड ही टुक दैट नी पुट दैट इनटू द फिल्म। बट आई थिंक कि मेरी इंस्पिरेशन इस रोल के लिए कहीं ना कहीं भट्ट साहब थे, बिकॉज भट्ट साहब इज बिन दैट सॉर्ट ऑफ पेरेंट कि ही इज़ देयर फर्मली बिहाइंड मी बट ही अलाउज मी टू फॉल एंड गेट अप ऑन माई ओन एंड डजंट डिसाइड कि ये जो रिवर है कॉल्ड पूजा भट्ट उसका कोर्स क्या होगा। ही नोज़ कि हाँ दिस इज़ एन इंडिविजुअल एंड शी हैज़ टू गो थ्रू लाइफ विद हर ब्लेज एंड ग्लोरी। तो वहाँ से डेफिनेटली था। आई रिलेटेड टू द पोर्शन जहाँ पे वो कहती है कि अगर मैं उस शादी में रहती मैं कमज़ोर होती, कहीं ना कहीं मैं दब जाती, और फिर मैं आपको ये पास ऑन नहीं कर पाती कि व्हाट इज़ गुड लव, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग लव, व्हाट इज़ ट्रू लव। सो आई कुड एज अ वुमन रिलेट टू दैट बिकॉज आई हैव बीन देयर इन माई लाइफ माई सेल्फ। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं चाहे इट्स नॉट एग्जैक्टली अस बट हम हमारी ज़िंदगी से कुछ छीन के लाते हैं इन टू दैट एंड दैट्स व्हाट आई वॉज एबल टू डू। बट आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू आर ओनली एज गुड एज योर को स्टार्स। और राधिका के साथ काम करना फॉर मी एक प्रिविलेज और एक बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग और सेयरिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज आई जस्ट फेड ऑफ हर एनर्जी। मैं जैसे वो कह रही थी कि जब हम एक साथ फिल्म देख रहे थे रात को, हम एक दूसरे के नस नस के साथ, हर सांस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एंड दैट वाज देयर फ्रॉम डे वन। एंड इट कल रात तक जब हमने इंडियन प्रीमियर देखा था इट वाज दैट फीलिंग वाज देयर। सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू वर्क विद दिस यंग गर्ल एंड आई थिंक कि बहुत ही ऑडेशियस मूव कि जब वो बड़े कमर्शियल फिल्म्स कर रही है एक ऐसे स्टार्क बेयर रोल को चुनना जहाँ पे वो ग्रे है। एंड वी नो एज वी ग्रो ओल्डर कि लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, यू नो, कि आप डिसाइड कर लेते कि नहीं आप दुश्मन हो, मगर दुश्मन बहुत बार बहुत सही बातें करते हैं तो दुश्मन की भी बातें सुनो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ग्रे एरियाज ऑफ लाइफ इज एक्चुअली वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, यू नो। एंड आई थिंक दैट शिखा, निखिल, सोहम, जो द लेडी हु वाज प्लेइंग द दाई, नवनीत निशान, सब लोग ने इतना अच्छा काम किया है, दिल से काम किया है। तो इट्स अ पीस ऑफ आर्टिस्ट। तो हम वही है जो अपने हाथों से काम करता है तो उसको मजदूर कहते हैं,
क्राफ्ट्समैन इज समबडी हु यूजेस हिज हेड एंड हार्ट, मगर हम दिल भी, अपने हाथ भी और जहन को इस्तेमाल करते तो हम आर्टिस्ट हैं। कितना मज़ा आ रहा है इस वक्त, जैसे आपने अपने बेगम की ये बात करी और फिर चुप की बात करी, फिर यहाँ पर आए, एक जो इस OTT का ज़माना है, डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा मीडिया, इस जो ये पारी है आपकी, उसमें कितना मज़ा आ रहा है? मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स। ये जो दौर है हर टाइप के एक्टर्स के लिए, हर किस्म के एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि पहले स्टीरियोटाइप्स होते थे। सिनेमा से बेहतर क्या हो सकता है? राजधानी दिल्ली में आयोजन किया कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत द्वारा एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में भारतीय फिल्म प्रेमियों के लिए द नाइट ऑफ वुमेन, द नाइट ऑफ मून और द नाइट ऑफ आउटलैंड फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। पहले दिन द नाइट ऑफ वुमेन में टू माई उन्नी और बियॉन्ड दिस प्लेस, इसके अलावा उल्लारिवु द अवेकनिंग शामिल है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करती हैं। ये फिल्में महिलाओं की स्थिति, उनके हौसले, जज्बे और सशक्तिकरण की वानगी प्रस्तुत करती हैं। फिल्म महोत्सव की मेजबानी कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत द्वारा कोरियाई फिल्म परिषद, कोरिया से महिलाओं के अधिकारियों के लिए फिल्म महोत्सव और स्थानीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से की गई। फिल्मों के चयन के मानदंड स्थानीय कोरियाई संस्कृति और भारतीय फिल्म प्रेमियों के सर्वेक्षण के आधार पर तय किए गए। दूसरे दिन द नाइट ऑफ मून में द मून की स्क्रीनिंग अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी और उद्योग में भारत की उल्लेखनीय और हालिया उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए थी। इस फिल्म को कोरियाई फिल्म प्रेमियों के एक सर्वेक्षण के माध्यम से चुना गया था। और फिर तीसरे दिन द नाइट ऑफ आउटलैंड की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें लिटिल फॉरेस्ट खास रही, जो कोरिया के भोजन, ग्रामीण इलाकों और सरल ग्रामीण जीवन की सामुदायिक संस्कृति को प्रदर्शित करती थी। दरअसल कोरियाई फिल्म प्रेमियों द्वारा इस काम की अनुशंसा करने का एक कारण ये भी है कि लोगों में ग्रामीण इलाकों के लिए उदासीनता की भावना है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ये लोग सब्जियों और फलों को इकट्ठा करते हैं और साथ मिलकर खाना बनाते हैं और फिर उसे साझा करते हैं। भैया, आजकल दर्शक क्या देखना चाहते हैं? कहानी में ऐसा क्या खास होना चाहिए कि दर्शक सीधे थिएटर्स में खींचे चले आएं? यही जानने की कोशिश तो एक लंबे समय से भारतीय सिने इंडस्ट्री भी कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि इस समय भारतीय फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं। एनिमल और सैम बहादुर दोनों ही बहुत अलग फिल्में, बहुत ही अलग किरदार और बहुत ही अलग कहानी, लेकिन दोनों को ही मिल रहा है दर्शकों का खूब प्यार। टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। पापा के लिए मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल ने रिलीज होते ही धूम मचा दी है। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। संदीप रेड्डी वांगा इस बार जुनूनी बेटे की कहानी लेकर आए हैं। सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। लार्जर देन लाइफ वाली इस प्रतिशोध आधारित कहानी में हिंसा, खून खराबा और एक्शन की भरमार है। ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता। अब से 100 चीजें। फिल्म की कहानी बाप बेटे के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। बाप के रोल में अनिल कपूर तो बेटे के रोल में रणबीर कपूर दमदार अदाकारी करते नजर आ रहे हैं। रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल भी अपने रोल में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस और बदले से पावर पैक्ड एक सधी हुई कहानी है।
सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। फिल्म सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। फिल्म में विकी कौशल भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार को निभा रहे हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। ये फिल्म 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित कर उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देने वाले महानायक स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के शौर्य, पराक्रम, बलिदान और योगदान को दर्शाती है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान और फिल्म में सैम बहादुर का किरदार विकी कौशल ने अदा किया है। मैंने मानेकशॉ को लेकर जाइए अपने साथ। अगर इस फिल्म को विकी कौशल की अदाकारी का शीर्ष बिंदु कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। कुछ करने का इरादा तो नहीं? सैम मानेकशॉ के किरदार में वो पूरी तरह से रम गए हैं। सैन्य अधिकारी वाला रौब, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, चाल ढाल और बातचीत करने का अंदाज, हर मामले में विकी कौशल का करिश्मा देखने को मिल रहा है। विकी कौशल के अलावा फिल्म में सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, नीरज काबी और मोहम्मद जीशान अयूब जैसे सितारे भी हैं। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। यकीनन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक लंबे समय के बाद रौनक लौटी है। भारतीय फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए सिनेमा की दुनिया में इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए सिनेमा से और दूरदर्शन से। नमस्कार।